हाँ बेटा, सभी बच्चों को नमस्कार। मैं कह रहा हूँ कि ये जो सेगमेंट है इसमें डेरिवेशंस का सेगमेंट है। इसमें चैप्टर 1 यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के जो डेरिवेशन है वो इसमें आपको जो है सिस्टमेटिकली बताए गए हैं। फिर भी आपको कोई भी इंक्वायरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो जैसे पहला डेरिवेशन है आपके लिए इसमें है। जैसे पहला देखो बेटा, डिराइव वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब फोर्स। ठीक है, ये किस तरीके से करते हैं ध्यान रखना। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब फोर्स, ये मोस्टली जो क्वेश्चन है ये तो आरबीसी में आता है, सीबीएसई में तो कम आता है। तो सबसे पहले आपको इसमें बताते हैं कि जैसे सपोज करो कि यहाँ पे अपन ने दो चार्ज लिए, इसको येलो ले लेते हैं। ये अपन ने एक चार्ज लिया, इसकी पोजीशन है r1 वेक्टर। एक चार्ज लिया है, इसकी पोजीशन है r1 वेक्टर। दूसरा चार्ज लिया है, इसकी पोजीशन है r2 वेक्टर। ठीक है, एक चार्ज लिया है, इसकी पोजीशन है r1 वेक्टर, दूसरा चार्ज लिया है, इसकी पोजीशन है r2 वेक्टर। अब आपको क्या करना है, जैसे Q2 पर फोर्स निकालना है। ठीक है, आपको Q2 पर फोर्स निकालना है। तो पहले तो जिनकी 11th कमजोर है उनके साथ तो ये दिक्कत आती है, उनको लिखने का मेथड नहीं आता है। तो ये बात ध्यान देना, इसको लिखने का मेथड क्या, देखो ध्यान देना बेटा। ये पर और ये वजह, ये देसी फंडा ध्यान रखो। कैसे मतलब, जैसे मुझे 2 पर फोर्स निकालना है 1 की वजह से, 2 पर फोर्स निकालना है 1 की वजह से, 2 पर 1 की वजह से। तो 2 पर देख, 2 पर 1 की वजह से, 2 पर 1 की वजह से, इस तरीके से लिख दिया। अब 1 से 2 में जा रहे हैं तो ये लिखा अपन ने R12 वेक्टर बता रहा है कि 1 से 2 में जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है इसके बाद, देखो क्लास 11th में अगर चले थोड़ा सा, तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था आपने, यहाँ पे दिखाते हैं उसको। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में क्लास 11th में बताते हैं आपको कि जैसे अगर कोई ए वेक्टर है, ये इसका हेड है, ये उसका टेल है। ये बी वेक्टर है, तो पहले का हेड दूसरे के टेल से अगर जुड़ रहा है तो जो बेचारा रिजल्टेंट वेक्टर है वो हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्लास 11th से आया है। अब यहां पे हमें एनालिसिस करना होगा कि ए वेक्टर का रोल कौन प्ले कर रहा है, बी वेक्टर का रोल कौन प्ले कर रहा है और रिजल्टेंट का रोल कौन प्ले कर रहा है। ठीक है, तो देखो अपन को पहचानना पड़ेगा कि एक का हेड दूसरे के टेल पे कहां पे जुड़ रहा है। तो देखो R1 का हेड इसके R12 के टेल से जुड़ रहा है, जैसे यहाँ ए का हेड बी के टेल से जुड़ रहा है। तो R1 हो गया कैपिटल ए, ठीक है, R12 हो गया यहाँ पे कैपिटल बी। ठीक है, इस तरीके से जो है आपका ए और बी को अपन आइडेंटिफाई आराम से कर सकते हैं। अब देखिए सुनना ध्यान से, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हो गया आपके पास R2 वेक्टर। तो देखो अब इसको कैसे, आपने पढ़ा था ना क्लास 11th में कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इस कंसेप्ट का अपन यूज करेंगे। आर वेक्टर बराबर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से। तो आर वेक्टर कौन है, देखो यहाँ रिजल्टेंट का हेड बी के हेड से मिल रहा है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है जब दो आपके हेड मिल रहे हैं। तो यहाँ पे R2 का हेड R12 के हेड से मिल रहा है, तो आपके पास ये जो R2 है ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। जो ए वेक्टर है वो R1 वेक्टर है, जो बी वेक्टर है वो R12 वेक्टर है। तो R12 वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, क्या हो गया R12। ये हमारा निकालना बहुत जरूरी था। इसको क्यों निकालना जरूरी था, एक्चुअली में बेसिकली जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को लिखने का तरीका क्या होता है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी लिखने का तरीका होता है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। तो कूलम्ब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे हम यहाँ निकाल रहे हैं F21 कि Q1 से Q2 पर फोर्स F21 लग रहा है।
तो कूलम फोर्स का मैग्नीट्यूड वाला पार्ट पर लिखेंगे के यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। के मतलब क्या है, कूलम फोर्स कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब देखो कहां से कहां जा रहे हैं अपन, Q1 से Q2 पर जा रहे हैं, तो मोड ऑफ R12 वेक्टर का होल स्क्वायर और R12 कैप, इस तरीके से। यहां पे R12 कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्लास 11 से आगे चले, यूनिट वेक्टर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। किसी भी यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर अपॉन मोड। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, वेक्टर अपॉन मोड। तो R12 कैप जो है, R12 कैप क्या होता है, वेक्टर जैसे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब देख जो R12 है वो अपने निकाला यहाँ पे R2 माइनस R1, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। और R12 वेक्टर क्या है, इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे। R12 कैप, यहां से देखो R12 कैप इक्वल्स R12 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R12, ठीक है। इसको यहाँ प्लेस करो R12 कैप की जगह, क्या आ जाएगा, R12 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R12। तो R12 की वैल्यू क्या वापस हुई है, R2 माइनस R1। इससे क्या मिलेगा अपन को, देखो उसको आगे करते हैं, तो उसका नेक्स्ट इसी में कर दें क्या, कंटिन्यूटी में हो जाएगा। देखो यहाँ पे तो F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 R12 मतलब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और देखो ये स्क्वायर है और ये बेचारा मोड ऑफ R12 है ना, ये वाला, ये क्यूब बन जाएगा, क्यूब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब। क्यूब कैसे बन जाएगा, ये एक 1 है एक 2 है, क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी वेक्टर फॉर्म। हाँ बेटा, तो ये जो है यहाँ पर आपके पास कूलम फोर्स का जो वेक्टर फॉर्म है ये अपन ने यहाँ पे डिराइव कर लिया। इसके आपको अगर नोट्स इस फॉर्मेट में चाहिए वो भी मिल जाएंगे, रिटर्न फॉर्मेट में चाहिए वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। आपको जो जैसे भी चाहिए जिस फॉर्मेट में, आप मुझे व्हाट्सएप क्या सॉरी आप मुझसे लिंक कर लें जो टेलीग्राम के थ्रू, हाँ डिस्क्रिप्शन देख लें, टेलीग्राम के थ्रू लिंक कर लेना, तो जो आपको चाहे नोट्स ऐसे चाहिए ये मिल जाएंगे आपको डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये आपने डिराइव वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेक्स्ट डेरिवेशन है, ये भी मोस्टली आरबीएससी में पूछा जाता है, ठीक है। सीबीएसई में क्या पहले तो आते थे डेरिवेशन, अब तो न्यूमेरिकल पे ज्यादा आने लग गया। अब देखो वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक पॉइंट चार्ज है, ये इसकी पोजीशन है, इससे मान लीजिए एक टेस्ट चार्ज रखा R0, इस तरीके से वेक्टर मान लिया अपन, ठीक है। एक टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, अपन जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो ये Q वाला इस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा वो इधर आएगा, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, R0 वेक्टर माइनस R वेक्टर। अब ये कहां से आई है, वही सेम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है वहां पे देख लो, ये पहले का हेड जो है दूसरे के टेल से जुड़ रहा है, तो पहले का हेड R का हेड, ठीक है, R0 माइनस R वेक्टर के हेड से टेल से जुड़ रहा है, तो हेड एंड टेल हो गया ना इस तरीके से। तो जो बेचारा रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर A वेक्टर प्लस B वेक्टर, इस तरीके से होता है। तो इसको अरेंज करेंगे इसी सेम स्टाइल में, R0 वेक्टर इक्वल्स, ठीक है। R0 वेक्टर जो है ना इसको नाम देते हैं ताकि कुछ आप लोगों के काम आसान हो जाएगा, इसको कोई नाम दे दो R डैश वेक्टर, लेट। तो R0 वेक्टर जो है रिजल्टेंट जो है दैट इज R वेक्टर प्लस R डैश वेक्टर, ठीक है। अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो पहले फोर्स निकालना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में,
के मतलब 1/4πε0, और किनके बीच का फोर्स है, क्यू क्यू नॉट, इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स है क्यू और क्यू नॉट का, बाय वो आर डैश है ना, के क्यू नॉट बाय आर डैश स्क्वायर, यूनिट वेक्टर क्या है, आर डैश जो है आपके पास कैप, ठीक है। अब आर डैश जो है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, क्या होता है यूनिट वेक्टर, वेक्टर अपॉन मोड, वेक्टर अपॉन मोड होता है यूनिट वेक्टर। तो इस तरीके से जब आप यहाँ प्लेस करोगे एफ क्यू क्यू नॉट 4πε0 आर डैश वेक्टर का स्क्वायर, आर डैश कैप क्या बेचारा, आर डैश वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर डैश, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्यू क्यू नॉट, ये स्क्वायर में सिंगल क्यूब हो जाएंगे, तो 4πε0 आर डैश का स्क्वायर यानी क्यूब और आर डैश वेक्टर। अब आर डैश क्या है, वहां से निकालेंगे अपन, यहां से आर डैश क्या आ जाएगा, आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर, तो 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट, और आर डैश के लिए डालेंगे क्या आ जाएगी, आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर क्यूब और आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो अपन जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। तो ये जो अपने पास है ना, क्या, ये क्यू क्यू नॉट, इस क्यू नॉट ये पॉजिटिव चार्ज है, इस क्यू नॉट को अपन इस एफ के नीचे ले जाएंगे आराम से, तो क्या दिखाई देगा अपन को, तो देख जो ई है वो है एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट 1/4πε0 क्यू, और क्या था पीछे, आर नॉट माइनस आर, आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर का क्यूब, इस तरीके से, ठीक है। ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म है, राइट। तो ये इसका जो ओरिजिनेट मतलब इनको ओरिजिनल तरीके से जो डेरिवेशन है वो अपना हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपके, डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। अच्छा, ये तो सीबीएसई में खूब आता है, ये तो आरबीएसई में खूब आता है, काफी फेमस डेरिवेशन है। पहले देखो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है ये पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक डायपोल जो है ये एक अरेंजमेंट है, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज जो है, डायपोल में दो चार्ज होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, इनको मिलाने वाली लाइन को बोलते हैं डायपोल लेंथ। अपन यहाँ अपनी सहूलियत के लिए, कई लोग डी लेते हैं एल लेते हैं, अपनी सहूलियत के लिए अपन जो है सेंटर पॉइंट ओ है, ये एल और ये एल, तो कितना हो गया टोटल 12। अब ये जो वर्ड लिखा है ना एक्सियल पॉइंट, मतलब डायपोल के दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन ये इसके एक्सिस पे होती है, तो इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे जो पी पॉइंट है इसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट, एक्सिस पे आने वाला पॉइंट इसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट, ठीक है। अब क्या होता है, जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां पे टेस्ट चार्ज जो है अपन को अज्यूम करना पड़ता है, तो यहाँ पे अपन टेस्ट चार्ज अज्यूम करेंगे, भाई यहाँ टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, दिखाते तो नहीं है, मानते हैं बस। तो प्लस क्यू वाला चार्ज, टेस्ट चार्ज सिंस पॉजिटिव है तो प्लस क्यू वाला टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पे E1, ठीक है। ऐसे माइनस क्यू वाला चार्ज जो है वो टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा E2, प्लस वाला टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, माइनस वाला टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट P,
इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर, ठीक है भाई, सीधी सीधी बात है, आपने पढ़ा है क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्लस क्यू चार्ज से पी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होगा के, अब ये डिस्टेंस कितनी देखो, यहां से यहां तक की आर है, एल निकाल लेंगे तो क्या बचेगा बेचारा, आर माइनस एल। तो के कूलम फोर्स कांस्टेंट लिया मैंने यहाँ पे, के क्यू अपॉन कितनी डिस्टेंस है क्यू से पी की, आर माइनस एल, आर माइनस एल का स्क्वायर, के क्यू आर स्क्वायर होता है ना। तो क्यू से पी की डिस्टेंस है आर माइनस एल, क्योंकि सेंटर से यहाँ की आर है, यहाँ तक की एल है, तो आर माइनस एल। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट P, देखो माइनस क्यू से P की डिस्टेंस, तो माइनस क्यू से P की डिस्टेंस क्या, आर प्लस एल, तो E2 के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखो क्या है कि आपने देखो इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कौन सा बड़ा है, देखो सीधी सीधी गणित है, 1/2 और 1/3 में से कौन सा बड़ा है, 1/2, ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो 1/r माइनस एल और 1/r प्लस एल, तो E1 बड़ा हो जाएगा उस हिसाब से। क्या होगा इसमें, देखो E1 इज ग्रेटर देन E2। अब देखो ध्यान से, E1 और E2 में जो एंगल अपन को दिखाई दे रहा है, ये E1 और E2 में, भाई E1 इस तरफ है और E2 इस तरफ है, E1 और E2 में अगर एंगल को ध्यान से देखें तो है 180, बड़ा माइनस छोटा। तो देखो, तो ई नेट जो होगा एक्सियल पॉइंट पे, जिसको ई एक्सियल भी बोलते हैं, वो होगा E1 माइनस E2। E1 जो है वो है, E1 है किसकी वजह से, देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो के क्यू अपॉन आर माइनस एल, तो के क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर, फिर के क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। तो ई एक्सियल क्या होगा, ई एक्सियल, अपन इसका एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो देखो के क्यू कॉमन था, बाहर ले लिया, अब a माइनस बी और a प्लस बी एलसीएम लोगे ना, तो आइडेंटिटी लगेंगे a प्लस बी, a माइनस बी की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। फिर इस पूरे को सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2rl माइनस का साइन, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस साइन को अंदर भेज दो, तो के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2rl, और ये क्या है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जो कट रहा है उसे काट दो, एल आर स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, के क्यू इंटू 4rl, 4rl कैसे, 2rl और 2rl, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये है आपका ई एक्सियल। लेकिन इसको अरेंज करना है अभी, कैसे अरेंज करना है भाई, ये देखो यहाँ से 4rl है ना, इससे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं q इंटू 12 इंटू 2r। q इंटू 12 जो है वो हमारे लिए डायपोल मोमेंट है, क्यों है, क्योंकि हमने डायपोल लेंथ जो है वो 12 ले रखी है हमारे डेरिवेशन में। देखो
हमने यहाँ पे एल और एल 12 लिया है ना, तो डायपोल मूवमेंट क्या होता है? डायपोल मूवमेंट होता है दोनों चार्ज में से किसी एक का मैग्नीट्यूड इनटू उनके बीच का सेपरेशन। तो कई किताबों में डी लिखा होता है, कईयों में 12 लिखा होता है, आपने 12 ले लिया तो यार 12 लिख देंगे, डी लोगे तो डी आ जाएगा। डेरिवेशन में 12 से आसानी होती है इसलिए 12 लिया आपने, न्यूमेरिकल में तो पहले से डी से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखो ये अपन ने इसको अरेंज करा, ये Q इंटू 12 क्या हो जाएगा अपने लिए? P, डायपोल मोमेंट। तो देखो ये किधर गया, ठीक है। अब देखो जो डायपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा? Q इंटू 12। ये P इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो जो E का फॉर्मूला है एक्सियल का, E एक्सियल का फॉर्मूला हमारे पास K Q क्या लिया अपन ने? Q इंटू 12 जो कॉमन लिया था, 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। Q इंटू 12 क्या होगा? P, तो 2 KPR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी ध्यान रखना जितने भी डेरिवेशन है ना अपने पास, वो पॉइंट डायपोल आइडियल डायपोल के लिए हैं, ठीक है। उसकी कंडीशन क्या होती है? आर एल से बहुत बड़ा है। तो जब ऐसा होगा तो ई एक्सियल क्या आएगा? एल इग्नोर कर देना, तो 2 KPR। जब एल इग्नोर हो जाएगा तो स्क्वायर तो ऑलरेडी है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो 2 KP बाय आर से आर कट जाएगा, 2 KP बाय आर क्यूब। ये ई एक्सियल का फॉर्मूला है, ठीक है, 2 KP बाय आर क्यूब। ये आपके पास ई एक्सियल का फॉर्मूला इस तरीके से यहाँ पे। अब देखो जो नेक्स्ट है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। देखो इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है? सबसे पहले देखो ये डायपोल है, सबसे पहले देखा अपने डायपोल है, डायपोल में सेंटर पॉइंट है, ये एल है, ये एल है, ठीक है। जो डायपोल के दोनों, डायपोल में दोनों एंड्स के बीच का सेपरेशन है उसको डायपोल लेंथ बोलते हैं, वो 2L है। इसकी एक लाइन जो है, ये जो लाइन है ना, ये डायपोल को इक्वल पार्ट्स में लेंथ को डिवाइड कर दे, इसको डायपोल लेंथ बोलते हैं। इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, इस वाली लाइन को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इस लाइन की खास बात क्या है कि किसी भी पॉइंट, इस लाइन में कोई सा ही पॉइंट ले लो, वो दोनों चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा, ठीक है। इस लाइन पर कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, वो दोनों चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। तो जैसे मान लो अपन ये लिया लेट, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां पे टेस्ट चार्ज अज्यूम करेंगे, तो ये टेस्ट चार्ज अपन ने अज्यूम करा, तो प्लस Q चार्ज से टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्शन है, तो ये E1 होगा, माइनस Q चार्ज से ये E2 होगा, ठीक है। अब ये देखो E1 E2 दोनों को इनिशियल है, E1 E2 दोनों को इनिशियल है, तो इनके हेड पर ऐसे परपेंडिकुलर डालो, ये इसके हेड पर यहाँ डालो जहां इंटरसेक्ट हुआ। को इनिशियल मतलब होता है बेटा कि जिनके ऐसे टेल टेल स्टार्ट होते हैं ना, को इनिशियल वेक्टर वो होते हैं जिनके टेल और टेल एक ही पॉइंट से शुरू होता है, उनको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। तो ये थीटा है, ये थीटा है, जिसको कुछ भी पूछना हो वो आराम से डिस्क्रिप्शन जाकर पूछ सकते हैं। तो देखो इनके कंपोनेंट, तो E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, कंपोनेंट लेना आता है कि नहीं आता? देख लो एक बार भाई। देखो जैसे मान लो ये कोई वेक्टर है OP वेक्टर, ठीक है, इसकी लेंथ है R। देखो ये अपन जो बोलते हैं ना OP वेक्टर की लेंथ है R, मतलब इस वेक्टर की लंबाई, इसका मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू है ये R। तो यहां से मान लो एंगल मारा थीटा, तो अगर मुझे कंपोनेंट निकालना है तो उसके हेड से यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, इस तरीके से, ठीक है। तो cos थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या आ जाएगा? r cos थीटा, ठीक है, बेस आ जाएगा r cos थीटा,
इस तरीके से निकालें कंपोनेंट। तो जैसे वैसे सीधी सीधी बात है, देसी स्टाइल क्या बोलती है भाई, थीटा जिसके साथ वहां कॉस आता है, तो ये थीटा जिसके साथ है वहां E1 का कॉस, थीटा जो है ना ये E2 के साथ है तो E2 का कॉस आ गया। फिर यहाँ पे है E1 साइन थीटा, यहाँ पे भी क्या है E2 साइन थीटा। ठीक है, अब ये दोनों जो वर्टिकल हैं E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो इनकी वजह से भाई सिमेट्रिक। आप ये देखो खास बात, ये आर है एल है तो ये कितना होगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएंगे। ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस एक्सिस के अलॉन्ग रहेगा। तो क्या आएगा अपने पास, देखो E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब आप एक खास बात देखो, जो E1 और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस क्यू चार्ज की वजह से, उसमें डिस्टेंस जो है ना के क्यू आर स्क्वायर में, ये डिस्टेंस काउंट लेगा भाई। क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो बेचारा क्या आ जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। उसमें आर जो होगा ये डिस्टेंस होती है ये वाली। ठीक है, तो किस तरीके से काम करेंगे, E1 बराबर E2 बराबर के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस कैसे, देखो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस इस तरीके से। तो क्या मिलेगा अपन को, या रखो E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ऐसे यहाँ पे रखेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, देखो किसे अब ये रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये बेचारा दोनों सेम पावर, मतलब ये देखो तो पावर ऐड हो जाएंगे ना, हाफ और ये 1 और दोनों एक जैसे हैं, 2k/QL, ये पावर हाफ है 1 है तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर हाफ। ठीक है, हाफ और सॉरी हाफ और 1 क्या हो जाएगा 3/2, इसकी पावर हाफ इसकी पावर 1, हाफ प्लस 1 3/2 और के क्यू इंटू 12 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2। क्यू इंटू 12 क्या होता है पी, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2। क्या हो गया, हाँ बेटा, ये जो अपन ने भी डेरिवेशन किया ना कूलम फोर्स के वेक्टर फॉर्म के और इलेक्ट्रिक फील्ड के और डायपोल की वजह से एक्सियल इक्वेटोरियल, तो जो बचा हुआ पार्ट है, जो भी बचा हुआ पार्ट है, टॉर्क है, गॉस थ्योरम है, उसके एप्लीकेशंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल और थिन शीट है, तो ये सब अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तो वैसे भी आ जाएगा, नोट्स भी आ जाएंगे और शॉर्ट भी आ जाएंगे। थैंक यू।